हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने बात कर ली थी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन से होते हैं और किस किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को क्रिएट करती हैं। मेजॉरिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी में और किस तरह से माइनॉरिटीज़ पर इम्पैक्ट डालती है। अब करंट वीडियो में हम बात कर लेते हैं विमेंस, आदिवासीज़ और SC ST कम्युनिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से प्रोविज़न्स किए हुए हैं जिससे कि इन मार्जिनलाइज ग्रुप को फेवर किया जा सके और उनकी ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ नंबर 4, पोजीशन ऑफ वुमेन आफ्टर द वैदिक एज। जैसे कि आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा, जो वैदिक पीरियड होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ठीक बाद आता है। इसमें दो टाइप के पीरियड होते हैं, प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक। सो वैदिक पीरियड में जो विमेन की कंडीशन थी उसको डिस्कस करते हैं। इन द वैदिक एज विमेन हैड गुड स्टेटस एंड एजुकेशन। यानी कि वैदिक एज में क्या होता था, वैदिक पीरियड में जो विमेन थी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार भी था और साथ में जो सोशल स्टेटस था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं। आफ्टर द वैदिक एज विमेन लॉस्ट मैनी राइट्स। तो वैदिक एज के बाद जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा बढ़ता है और उसकी वजह से जो विमेंस हैं उनको राइट्स मिलना कम हो जाते हैं और एक स्टेप उनको बैक करना पड़ता है कहीं ना कहीं सोशल स्टार्टा में, और जो एजुकेशन है वो भी विमेंस के लिए लिमिटेड कर दी जाती हैं। तो हमें कोई भी डायरेक्टली इफ़ेक्टिव रोल नहीं मिलता है विमेंस का सोसाइटी में अगर हम बात करें वैदिक एज के बाद का। सोशल इवेल्स इंक्रीज्ड, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, नो प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि जो हिस्टोरिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज और इसके अलावा जो वीडो कंडीशन होती है सोसाइटी में और सती सिस्टम और इसके अलावा डाउरी, नो प्रॉपर्टी राइट्स, इस टाइप के जो सोशल इविल्स थे उन्होंने भी विमेन की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ब्रूटैलिटी के साथ ख़राब करने में एक रोल प्ले किया है। और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देयर रोल बिकेम लिमिटेड टू हाउस होल्ड वर्क। सो उनको घर का काम करने के लिए, हाउस होल्ड वर्क करने के लिए ही लिमिटेड कर दिया गया। उनके लिए एजुकेशन और जो सोशल स्टेटस है उसको कहीं ना कहीं श्रिंक कर दिया गया और उनको हाउस होल्ड वर्क तक ही सीमित कर दिया गया कि महिलाएं सिर्फ घर के काम करने के लिए ही लिमिटेड हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं आदिवासीज़ की। आदिवासी जो होते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने बहुत सारे चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कस किया है। आदिवासी की अगर वर्ड की बात करें तो ये आदि और वासी इन दो वर्ड से मिलकर बना है। आप लोग जानते होंगे जो आदि होता है, आदि का मीन क्या होता है, आदि मानव, आदि पुरुष। यानी कि आदि मीन्स प्रिमिटिव, बहुत पुराना, बहुत पुराने प्रिमिटिव जो टाइम पीरियड होता है उसकी चीज़ों को फॉलो अप करने वाला, प्रिमिटिव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का यूज़ करने वाला। यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला जो प्रिमिटिव हो, जो लेटेस्ट मॉडर्न ना हो, प्रिमिटिव चीज़ों का इस्तेमाल करके रहने वाला। और वासी का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर निवास करने वाला, रहने वाला, रिसाइड करने वाला। सो आदि मतलब प्रिमिटिव, वासी मतलब रेजिडेंट। सो जिस तरह से हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके, पुरानी जो टैक्टिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके सरवाइव करते हैं, रहते हैं, सो उन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं देख लेते हैं। लिव क्लोज टू फॉरेस्ट, वो जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वो जंगलों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का। इसके अलावा फॉरेस्ट जो हर्ब्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। और इसके अलावा जो नदियों का पानी होता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं और जो जानवर होते हैं उन्हीं पर डिपेंड होके वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। आगे चलते हैं। यूनिक कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल। जो आदिवासी लोग होते हैं उनका कल्चर भी डिफरेंट होता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, उनके ट्रेडिशन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं। और उनकी जो फेस्टिवल मनाने का तरीका होता है, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हमारी सोसाइटी की तरह जो फेस्टिवल्स आते हैं वो उनको ना मना करके अपने स्पेशल फेस्टिवल्स ही सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल लैंग्वेजेस, जो आदिवासी लोग होते हैं
उनकी जो लैंग्वेजेस होती है वो बहुत स्पेशल होती है। आपने देखा होगा कि जो अगर हम बात करें अपने नज़दीकी जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड, उसमें कुमायूं और गढ़वाल स्टेट बिलोंग करते हैं। वहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कुमायूनी और गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा जो झारखंड और उड़ीसा के जो सबसे बड़ी इंडिया की ट्राइब है गोंड ट्राइब, वो गोंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा जो असम है, असम में एक बोडो लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले बोडो ट्राइबल पीपल बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी डिफरेंट होती है, और जो इनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग बनाती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद नेचर, ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं। इनको प्रकृति की वैल्यू करना आता है। ये हमेशा हरे भरे जंगलों को में रहना पसंद करते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या फार्मिंग की पर्पस की वजह से किसी भी टाइप की डेवलपमेंट प्रैक्टिस के लिए अगर जंगलों को नुकसान पहुंचाए तो इनको बड़ा ही दुख होता है और इनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वाई आदिवासीज़ आर डिफरेंट। सो इसको आप एक क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हो कि आदिवासी डिफरेंट हैं क्यों। तो बात कर लेते हैं, आदिवासीज डेवलप्ड देयर कल्चर सेपरेटली फ्रॉम सिटीज़, हेंस दे हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। जो आदिवासी लोग होते हैं वो बिल्कुल उनका जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग होता है, सिटीज़ में नहीं होता। उनका डेवलपमेंट जंगलों में होता है, फॉरेस्ट के बीच में होता है, वहीं पर वो पले बड़े होते हैं, वहीं की जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने देखी होती हैं और उससे वो जुड़े रहते हैं। इसीलिए उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें कुछ डिफरेंसेस की डिफरेंसेस क्या हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी और आदिवासीज़ के बीच में, तो वो उसमें सबसे पॉइंट नंबर 1 पे आता है स्ट्रॉन्ग नेचर वर्शिप। यानी कि वो नेचर की वर्शिप करते हैं, एक तरह से वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में नेचर को, फॉरेस्ट को, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको, कि वो उसकी पूजा करते हैं, उसको पूजते हैं। अगर आप किसी को फॉलो करते हो, किसी चीज़ को पूजते हो, अगर आप किसी की प्रेयर करते हो, तो आप उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचोगे, कुछ भी आप उस चीज़ का नुकसान नहीं होते हुए देख सकते। इसी तरह से वो लोग भी, आदिवासी लोग भी फॉरेस्ट को पूजते हैं। वो किसी भी तरह का जो नुकसान होता है फॉरेस्ट के लिए वो नहीं देख पाते हैं, है ना, वो नहीं उसको फेस करते, वो नहीं झेल पाते उस चीज़ को, और स्ट्रांगली उसका वो प्रोटेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट। सेकंड पॉइंट इज़ यूनिक म्यूज़िक एंड डांस। आपने देखा होगा जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका डांस बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनके जो डांसेस, उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फोक म्यूज़िक का यूज़ करते हैं, फोक डांसेस करते हैं वो। हमारे इंडियन ट्राइबल कल्चर में भी बहुत सारे डांस ऐसे हैं जो फोक डांस के रूप में बहुत फेमस हैं। सो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डांस अलग होता है, उनके सॉन्ग्स अलग होते हैं, उनके जो एथिकल और कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं वो उनको फेस्टिवल्स में गाते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं। सो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट हैं। कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिटीज़ में लोग माइक्रो फैमिलीज़ में रहते हैं और उनकी फैमिली में सिर्फ 2 या 4 मेंबर होते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग तो अकेले भी रहना पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं उसमें काम करने के पर्पज़ से आ जाते हैं और वो अकेले रहकर अपनी सारी चीज़ों को अवेल करते हैं और ईज़िली वो अकेले रहकर ही लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। बट आदिवासी कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड लिविंग होती है, वहाँ पर फैमिली कल्चर होता है, वहाँ पर जॉइंट फैमिली कल्चर होता है। इसके अलावा बड़ी फैमिलीज़ होती हैं और वो सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, सब सोसाइटी एक साथ रहती है। कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। इस तरह से अलग थलग रहकर वो अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करते। आगे चलते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड हंटिंग। जो आदिवासी लोग होते हैं वो इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव फार्मिंग, जो लकड़ी और पत्थर के बने हुए टूल्स होते हैं उनसे प्रिमिटिव फार्मिंग करते हैं। और इसके अलावा जो इको फ्रेंडली जो फार्मिंग होती है उसको करते हैं, किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। वो इको फ्रेंडली जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है उसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम स्पेस में वो एग्रीकल्चर को उगाते हैं, जिससे कि फॉरेस्ट को भी नुकसान ना पहुँचे। पेड़ नहीं काटते वो एग्रीकल्चर करने के लिए। इसके अलावा जो हंटिंग होती है, हंटिंग वो करते हैं जंगलों में रहकर, जो शिकार होता है, छोटे छोटे शिकार होते हैं, खरगोश होते हैं, इस टाइप की चीज़ों को वो करके अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं, अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। इसीलिए भी वो हमसे डिफरेंट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ हर्ब एंड फॉरेस्ट लाइफ। देखिए, जंगलों में रहने की वजह से आदिवासी लोगों को बहुत सारी हर्ब्स के बारे में पता होता है, ऐसे प्लांट्स के बारे में पता होता है जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
जो उनकी बीमारी में किसी भी टाइप के दर्द में और किसी भी तरह की कोई चोट लगे तो उसमें उनको हील करने में काम आती है। तो उन लोगों को उन सब चीज़ों की नॉलेज रहती है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम लोगों को नहीं पता होती। अगर हम लोग जंगल में चले जाएंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि किस हर्ब से, किन पत्तियों से, किस पेड़ से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, बट उन लोगों को पता होता है। और उनकी जो फॉरेस्ट लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, बट उस टफ़ लाइफ के बावजूद वो फिज़िकली उसको जी लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं वहाँ पर। उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो एक रहने का स्टाइल होता है वो ऐसा होता है कि वो हार्श कंडीशंस में भी इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस टाइप से वो हमसे कहीं ना कहीं कुछ मामलों में डिफरेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम फेस बाय आदिवासीज़ टुडे। सो आजकल आदिवासीज़ को सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? आपको पता होगा फॉरेस्ट से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आदिवासीज़ का। क्यों? उसके बेसिकली रीज़न्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके लिए जंगल काट दिए जाते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगा दी जाती हैं, तो आदिवासी लोगों को हटना पड़ता है उस जगह से, है ना। और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब गवर्नमेंट करती है और फॉरेस्ट को काटा जाता है रोड्स बनाने के लिए और कम्युनिटीज़ को बसाने के लिए, नए शहर बनाने के लिए, तो तब भी आदिवासीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती है, उनमें भी उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाती या रेस्ट्रिक्शंस के साथ रहने दिया जाता है, जिस वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है उन फॉरेस्ट से। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। अपने ही घर से अगर किसी को निकलने के लिए बोल दिया जाए तो बड़ी ही अजीब फीलिंग आती है, बहुत ही बुरा लगता है। तो उनको भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है। लॉस ऑफ लिवलीहुड क्या होता है कि आजकल फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के तरह ज़िंदा रहते हैं, मतलब उनके पास किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जब उनको जंगल से हटा दिया जाता है तो उनके पास किसी भी तरह का जीवन यापन करने के लिए इनकम सोर्स नहीं होता, लिवलीहुड नहीं होता, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे छिन जाता है। जीवन जीने का एक अधिकार सा छीन लिया किसी ने कि अब पैसा कहाँ से कमाएं, और अगर कमाएं भी तो कैसे कमाएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने तो अलग थलग कर दिया है आदिवासीज़ को। माइग्रेशन टू सिटीज़, अभी क्या होता है कि उनको ज़बरदस्ती जब जंगलों से बाहर कर दिया जाएगा किसी भी वजह से, और उसके बाद उनको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि जीना है तो कुछ फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा। तो सोसाइटी में जब वो माइग्रेशन करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनको काम नहीं दिया जाता, जल्दी से काम नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत कम वेजेस के साथ काम मिलता है, बहुत हार्ड काम करने को दे दिया जाता है और पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। पॉवर्टी देखने को मिलती है, वो लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते इकोनॉमिकली। डिस्क्रिमिनेशन होता है उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, उनकी एथनिसिटी, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज और उनकी वेशभूषा की वजह से उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लाइफ सोसाइटी में। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी लूज़ कर देते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं और आपको अपनी लैंग्वेज छोड़ के दूसरी जगह की लैंग्वेज बोलनी पड़े, अपने ड्रेसिंग छोड़कर वहाँ के जो ड्रेसअप होता है उसकी अकॉर्डिंग कपड़े पहनने पड़ें, या फिर उन लोगों की तरह जीना पड़े, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़े, तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है, लॉस हो जाती है। आपको ये याद ही नहीं रहता कि आप किस जगह से आए हो और आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, जो आपकी आइडेंटिटी थी, वो एक्चुअली में थी क्या। ये सारी चीज़ें आदिवासीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस डिस्प्लेसमेंट का। जंगलों से बाहर निकलकर जब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है उनकी लाइफ पर। दे लूज़ देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, वो अपनी ज़मीन खो देते हैं, अपने जंगल खो देते हैं। कैन नॉट यूज़ ट्रेडिशनल स्किल्स, वो अपने जो ट्रेडिशनल स्किल्स है, जो जंगल में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं उनकी, जिस तरह से वो जीते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे स्किल्स उनके धीरे धीरे कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। उनका इस्तेमाल वो सिटीज़ में, जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं उनमें नहीं कर पाते। फोर्स टू वर्क इन लो पेड जॉब्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत कम सैलरी वाले काम उनको मिल। अभी हमने बात की कि किस तरह से उनको जो लो पेड जॉब्स हैं वो करने के लिए मजबूर किया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं।
डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू अर्बन लाइफ। उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अर्बन लाइफ में जीने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम अपने किसी रेजिडेंशियल एरिया को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर पहली बात तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि कोई जंगल वाले इलाके से आया हो और अचानक से उसे सिटी में रहना पड़ जाए और वहाँ के कल्चर में घुल मिलना पड़ जाए ज़बरदस्ती, तो बहुत ही दिक्कतें होती हैं। स्टार्टिंग में तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते वहाँ पर, बड़ा ही अजीब फील होता है। लास्ट पॉइंट इज़ फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। सोसाइटी में उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी के लेके उनको बहुत ज़्यादा लोग टीज़ करते हैं, उनको कुछ कुछ बुलाते हैं और अलग अलग टाइप के उनको कमेंट्स किए जाते हैं, जिस वजह से वो इन सब चीज़ों को भी फेस करते हैं और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उनके डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जो उनको फेस करना पड़ता है आमतौर पर अपनी लाइफ में मेन स्ट्रीम में जाने पर। सो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लास्ट टॉपिक को रिजर्वेशन पॉलिसीज़ SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को ग्रो करने के लिए उनकी बातें करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ, और आई होप यू डूइंग वेल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।